नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग अगस्त 2025 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उनको कवर करेंगे। दोस्तों ये करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट मैगज़ीन होती हैं जैसे घटना चक्र हो गई, घटना सार हो गई, क्रॉनिकल हो गए, प्रतियोगिता दर्पण हो गई, उन सब मैगज़ीन का जो इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं उन्हीं का कलेक्शन होती है ये मेरी करंट अफेयर। दोस्तों मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ में हम लोग ने जनवरी से शुरू किया था। हमने जनवरी का करंट अफेयर देखा, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का और आज का जो वीडियो होगा उसमें अगस्त महीने की करंट अफेयर को पूरी तरीके से कवर करेंगे। दोस्तों ये जो करंट अफेयर है वो आपके आने वाले जो भी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त है। आप लोग इसके विषय में निश्चिंत रहें कि इसके बाद भी आपको कुछ पढ़ना है। हाँ, बस इतना कर सकते हैं कि लास्ट में जो एक मैगजीन आती है किसी भी एग्जाम के 15-20 दिन पहले, कोई भी मैगजीन हो उसको एक बार लेके आप दोहरा सकते हैं, जिससे ये हो कि कोई भी इक्का दुक्का सवाल जो यहाँ अगर छूट जाता है तो वहाँ से कवर हो जाए और उसको भी पढ़ने में आपको आसानी हो, क्योंकि आपकी करंट अफेयर का रिवीजन होगा, क्योंकि आपने साल भर की करंट अफेयर बहुत ही अच्छे से कवर की है। ये 4-5 पेज की मैगजीन जो होती है, जब जो मेरी जो करंट अफेयर होती है वो मोर देन इनफ है। बस आपको करना ये है कि इसकी पीडीएफ लेके सामने रख के बस रटते जाना है, याद करते जाना है, जिससे क्या हो कि लास्ट समय में आपके ऊपर इस तरीके का प्रेशर ना आए, बोझ ना आए कि भाई मेरा करंट अफेयर तैयार नहीं है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो उसको बिना करंट अफेयर के आप निकाल नहीं सकते हैं। ये सत्य बात है, ठीक है। तो दोस्तों इस हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे हम लोग प्रॉपर तरीके से जीएस की तैयारी करते हैं। मैंने बिहार स्पेशल बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया, बिहार का जो करंट अफेयर है वो पढ़ा दिया और जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं वो सब चीज़ें पढ़ा ही रहा, बायोलॉजी आपको पढ़ा ही रहा, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी गई है। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों अगस्त महीने का जो करंट अफेयर उसको पूरी तरीके से कवर करेंगे। हमारी पहली जो करंट अफेयर है दोस्तों उसके विषय में समझते हैं। देखो पहली हमारी करंट अफेयर है दोस्तों एसडीजी इंडेक्स 2025, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं उसी के विषय में यूएन द्वारा एक इंडेक्स निकाला जाता है एसडीजी इंडेक्स, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास जो सूचकांक होते हैं उनके विषय में जो इंडेक्स होता है वो यूएन द्वारा निकाला जाता है। और इसमें ये कहा गया कि भारत पहली बार टॉप के जो 100 देश है उनकी सूची में शामिल हो गया और भारत की जो रैंकिंग है वो 99 हो गई है 167 देशों में। टॉप कंट्री कौन है? तो पहला स्थान किसको मिला? फिनलैंड को 87.02 इसका स्थान, मतलब कि इसको अंक मिला और पहला रैंक मिला। स्वीडन का स्थान दूसरा रहा और लास्ट स्थान किसका रहा? दक्षिणी सूडान का 167। चाइना जो हमारा पड़ोसी देश है उसकी रैंकिंग 49 रही, भूटान की 74, भारत की जो 99 और बांग्लादेश की 114। तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे कलेक्ट कर ली। दूसरी हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि G7 का जो सम्मेलन हुआ 51 नंबर का वो कहाँ हुआ? तो आप बताएंगे G7 जो 51 का सम्मेलन 2025 का हुआ है, ये हुआ है कनाडा के अल्बर्टा में और कनाना किस स्थान है वहीं पे ये हुआ है। मेजबान जब कनाडा रहा है तो इसकी मेजबानी किसने की? कनाडा के पीएम है मार्क कार्नी, इनके द्वारा की गई। 16 से 17 जून 2025 को हुआ। देखो ये करंट अफेयर जो है प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन होती है उससे भी बेस्ड है, तो उसमें कुछ पुरानी इन्फॉर्मेशन होती है उनको भी कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, जिससे ये हो कि हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटे नहीं। इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इस जो सम्मेलन हुआ इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। तो ये दिमाग में रखना। अगला जो G7 का सम्मेलन होगा, जो 52 नंबर का सम्मेलन होगा, वो जून 2026 में कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। और 2024 में 50वां जो G7 का सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो इटली में हुआ था, ठीक है। G7 के विषय में समझ लेते हैं दोस्तों। G7 जो मतलब ग्रुप है, ये ग्रुप सदस्य है, इसके सदस्य है G7 के 7 सदस्य देश हैं। तो अमेरिका हो गया, कनाडा उधर से हो गया दोस्तों, और जो यूरोपीय कंट्री है वहाँ से ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया और इधर से जापान हो गया। तो इसको G7 बोलते हैं। 1998 में इसमें रसिया को शामिल किया गया था, तब इसको G8 बोला जाता था, लेकिन 2014 में रसिया को बाहर कर दिया गया, तब से इसको फिर से G7 बोला जाने लग गया। तो ये दिमाग में इतनी इन्फॉर्मेशन हमको दिमाग में रखनी है, कुछ भी पूछे आपको बता देना, ठीक है। चलो अगली इन्फॉर्मेशन हमारी ये है दोस्तों, इजराइल और ईरान का जो संघर्ष चल रहा है, तो ये संघर्ष जो प्रारंभ हुआ दोस्तों ये हुआ 13 जून 2025 को, युद्ध विराम हुआ 23 जून 2025 को। इसमें कुछ ऑपरेशन चलाए गए थे जो हमारे लिए न्यू मतलब कि करंट अफेयर का विषय है। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन किसने चलाया था? तो इजराइल की मतलब कि जो सैन्य कार्रवाई थी ईरान में उसी को ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया गया था इजराइल द्वारा। तो ये दिमाग में रखना। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर क्या था? तो जो अमेरिका है इसके द्वारा ईरान के 3 परमाणु जो संयंत्र है
फोडो, नतांग, इस्फहान बंकर, इसमें जो बंकर बम से हमला किया गया था किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, तो उसी को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर बोला गया। ऑपरेशन सिंधु क्या था इसमें, तो जो भारत के द्वारा अपने जो नागरिक है उनको सुरक्षित वापस करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसको ऑपरेशन सिंधु बोला गया। आर्मेनिया देश ने इसमें हमारी मदद की थी। तो ये तीनों ऑपरेशन आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। चलो अगली हमारी करंट अफेयर है दोस्तों कि 16वीं जनगणना हेतु अधिसूचना जारी हो गई है कि 16वीं जनगणना होगी। जून 16 जून को ये अधिसूचना जो है जारी की गई। इसमें शुरुआती चरण में ये होगा कि पहाड़ी जो राज्य हैं उनका और उनकी व यूटी जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश, इन सब में जो है जनसंख्या के लिए 10 अक्टूबर 2026 तक की जनसंख्या के मतलब कि यहाँ पे होगी। और शेष जो राज्य हैं वहाँ पे जो जनसंख्या का गणना होगी वो 1 मार्च 2027 से शुरू होगी, ठीक है। तो 2 चरणों में सारी गणनाएं होंगी। पहले चरण में जो पहाड़ी राज्य है वहाँ पे सारी गणनाएं हो जाएगी और बाकी बाद में जो 2027 से बाकी जो राज्य हैं उनमें होगी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी। विश्व के सबसे ऊंचे आर्च रेलवे पुल का लोकार्पण कहाँ किया गया, किसके द्वारा, पीएम मोदी द्वारा 6 जून 2025 को किया गया। और ये कहाँ पे बन रहा है, ये जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर रियासी जिले में ये विश्व का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे पुल का उद्घाटन हुआ और यहीं पे बन रहा, ठीक है। तो यह चिनाब नदी पर संगल दाना व रियासी रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित है, जो ये भी दिमाग में रखना। नदी तल से इसकी ऊंचाई है दोस्तों 359 मीटर और फ्रांस में जो स्थित एफिल टावर है उससे भी 35 मीटर ऊंचा है। तो ये इतने दिमाग में रखना। पुल के लोकार्पण के पश्चात पीएम ने इस रूट पर पहले वंदे भारत की ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये भी दिमाग में रखना आप लोग, ठीक है। चलो अगली इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं दोस्तों कि क्यूएस रैंकिंग 2026 जारी की गई। जो क्वालिटी साइमंड्स करके मतलब कि एक संस्था है उसके द्वारा ये जारी की जाती है। इसमें जो विश्वविद्यालय होते हैं दुनिया भर के उनको रैंकिंग प्रदान की जाती है, कौन से विद्यालय सबसे टॉप कैटेगरी में है, कौन से पीछे है। तो विश्व भर के 1500 विश्वविद्यालय में भारत के 54 विश्वविद्यालय इसमें शामिल है। हमको भारत से मतलब है। तो भारत के जो टॉप 4 के स्थान वाले विश्वविद्यालय वो कौन कौन से हैं, तो भारत चौथे स्थान पर इस हिसाब से है। और पहले स्थान पर कौन से हैं, तो पहला स्थान है यूएसए का, इसके 192 संस्थान शामिल हैं। दूसरा है यूके जो यूनाइटेड किंगडम है और तीसरा चाइना है। और भारत के इसमें जो है 54 विश्वविद्यालय शामिल है, उसमें पहला स्थान किसका है, 123 नंबर पर आईआईटी दिल्ली का और 129 में है आईआईटी बॉम्बे का, ठीक है। तो ये दिमाग पर रखना। दुनिया भर में पहला स्थान किसका है, तो आप बताएंगे एमआईटी है जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट है ऑफ टेक्नोलॉजी उसका है। और दूसरा है इंपीरियल कॉलेज लंदन, इसका दूसरा स्थान है इस रैंकिंग में, क्यूएस रैंकिंग 2026 में, ठीक है। चलो अगली इंफॉर्मेशन है हमारी नाविक सागर परिक्रमा 2 का अभियान शुरू हुआ। तो नेवी की 2 अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा एन ने आईएनएस एसवी तारिणी से 238 दिनों में दुनिया का चक्कर लगाया। इसी को नाविक सागर परिक्रमा 2 का नाम दिया गया था। इसकी यात्रा की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से हुई और 238 दिनों में दुनिया भर का इन्होंने इन 2 महिलाओं ने जो कमांडर दिलना के हैं और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, इन्होंने आईएनएस तारिणी से 238 दिनों में दुनिया भर का चक्कर लगाया। तो ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। चलो अगली इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जल्दी जल्दी इनको कवर करना है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो, सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन है। आपको मतलब सिर्फ रटने से है, पढ़ाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है इस समय कि आपके बार बार कान में जाती रहे चीज़ें और आपको याद होती रहे। जितना ज़्यादा याद होगा उतना ज़्यादा आपको जो है एग्जाम में लाभ होने वाला है, ठीक है। तो चलो अगली इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के सबसे बड़ा जो ताला संग्रहण केंद्र है वो कहाँ बनाने की घोषणा की है। तो ताला संग्रहण जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, अलीगढ़ में बनेगा, ठीक है। तो ये दिमाग पर रखना, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। केंद्रीय कैबिनेट ने अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशियाई केंद्र का सबसे मतलब कि जो स्थापित करने की घोषणा की। कहाँ दक्षिण एशियाई केंद्र जो आलू का स्थापित किया जाएगा वो कहाँ होगा, तो वही उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना किसके द्वारा जारी की गई, तो बिहार सरकार द्वारा ये जारी की गई मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। और इसमें क्या किया गया कि राज्य के सभी जो 8053 ग्राम पंचायत हैं इनमें विवाह भवन बनाए जाएंगे, जैसे यूपी में भी बनाए गए हैं, ठीक है। और प्रत्येक जो विवाह मंडप होगा उसकी लागत 50 लाख आएगी और कुल अनुमानित खर्च जो होगा 4026 करोड़ होगा कि जो महिलाएं हैं या जो लोग हैं वहीं पे जाके मतलब कि विवाह वगैरह अपना करवा सके, उस तरीके के मतलब कि विवाह घर बनाया जाएगा, ठीक है। तो दिमाग में ये रखना।
अगली इन्फॉर्मेशन है एक्जियोम 4 मिशन। ठीक है, एक्जियोम 4 मिशन ये जो चलाया गया दोस्तों स्पेस एक्स और नासा के सहयोग से 4 यात्रियों को इसमें आईएसएस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें भेजा गया। भारत के शुभांशु शुक्ला जी थे, पैगी विट्सन यूएसए के थे, और स्लोवोज उजनास्की ये पोलैंड के थे, और टिपोर काबू ये हंगरी के थे। इन्हीं 4 लोगों को जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया स्पेस एक्स और नासा के द्वारा। शुभांशु शुक्ला के विषय में हम जान लेते हैं कि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। पहले भारतीय राकेश शर्मा थे जो मतलब कि आईएसएस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें जाने वाले पहले भारतीय थे, और दूसरे भारतीय बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। एक नोट है ये बता देता हूँ कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये नवंबर 2000 से कार्यरत है और लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरे पृथ्वी का मतलब कि चक्कर लगा रहा है। 24 घंटे में एक चक्कर लगा देता है, पृथ्वी की 16 परिक्रमा कर देता है 24 घंटे में। और कितनी गति है, 28,000 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, और ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये किसकी भागीदारी से बना है, तो यूएसए है, अमेरिका है, यूएसआर जो रशिया है, और ईयू जो यूरोपीय संघ है, जापान है और कनाडा है, इनके सहयोग से ये बना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये दिमाग में रखना। यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके नए अस्थायी सदस्य बनाए गए हैं। तो कौन से देश हैं जो यूएनएससी के नए अस्थायी सदस्य बने हैं 1 जनवरी 2026 से, तो वो सदस्य देश हैं बहरीन है, कांगो है, कोलंबिया है, लाटविया है, लाइबेरिया है। तो 5 नए सदस्य देश बन गए हैं। 5 रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल में और 5 नए बन जाते हैं, 2-2 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो ये भारत जो है अभी तक कुल 8 बार अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। तो ये भी दिमाग में रखना। ठीक है, चलो अगली इंफॉर्मेशन है कि यूएनएफपीए जो यूनाइटेड नेशनल मतलब कि फंड है पॉपुलेशन का, तो उसने विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जारी की है और इसके हिसाब से इसने ये बताया कि 2025 में 1.46 बिलियन जनसंख्या अनुमान है कुल भारत का, कि इतनी जनसंख्या भारत की हो जाएगी 1.41 अरब 46 करोड़ के करीब। ठीक है, और कुल प्रजनन दर जो टीएफआर होगा भारत का वो होगा 1.9 2025 तक, ये बताया गया। जनसंख्या में भागीदारी होगी कितनी, जो 0 से 14 वर्ष के लोग हैं 24% होंगे, 15 से 64 वर्ष के जो लोग हैं ये 68% होंगे, और 65 से अधिक होंगे वो 7% होंगे, और 10 से 19 के बीच में 17% और 10 से 24 के बीच में 26% लोग होंगे। जीवन प्रत्याशा जो होगी, जो मेल में महिलाओं जो पुरुष है उनमें 71 वर्ष होगी, जो महिलाएं उनमें 74 वर्ष होगी। तो ये दिमाग में रखना, सारी चीज़ें आप बार बार पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। अभी तो जल्दी से बोल दे रहा तो आपको मतलब कि लग रहा होगा आसान, लेकिन जब तक आप लोग इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे याद नहीं होने वाला है। आपको कोशिश लगातार करते रहना है, याद करते रहना, जितना पॉसिबल हो सुबह उठ के एक बार दोहरा लो। सबसे पहला काम करो कि 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे में जितना करंट अफेयर पीछा हो जल्दी से रिवाइज कर लो, फिर दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाओ। इसे हर दिन ये काम करो जब तक याद ना हो। 1 घंटा आधा घंटा जो भी लगे, पीडीएफ सामने रखो उससे दोहरा लो, या प्रिंट आउट लिया उससे दोहरा लो। जल्दी से एक बार वो कर लोगे ना, तो मैं कह तो रहा, इसका आभास आपको जब लास्ट मिनट में जब आपका एग्जाम होगा तब होगा कि वो जो कह रहा था कितना इंपॉर्टेंट बात कह रहा था। कि बार बार अगर रिवीजन नहीं करते तो हमारा इसी में से सवाल आएंगे भाई, आप भूल जाओगे, इसी में से भूल जाओगे। मैं कह तो रहा बार बार कि आप जब तक इसको याद नहीं करोगे आपको रियलाइज हो हाँ मैंने पढ़ा तो था लेकिन मैं भूल रहा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि बार बार रिवीजन करते रहना है, आपके दिमाग में ये बस जाए। ठीक है, चलो अगली इन्फॉर्मेशन है कि उत्पादन संबंधी कृषि मंत्रालय उसके कुछ आंकड़े आए हैं। उसमें यह कहा गया कि कुल खाद्यान्न का उत्पादन जो हुआ है वो 353 मिलियन टन है। चावल का उसमें उत्पादन कितना 149 मिलियन टन है, और जो गेहूं है उसका उत्पादन 117 मिलियन टन है। तो ये इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखना। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके 80वें सत्र का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री है एनालेना बेरबाक है। इनको यूएन की जो जनरल असेंबली उसका 80वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है। और ये जो है इस पद पर चुने जाने वाली पहली महिला बन गई हैं। और पहली महिला कौन चुनी गई थी पूरे वर्ल्ड में, तो उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित, ये भारत की थी और ये 1953 में 18वें सत्र में चुनी गई थी, जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है, तो ये चीज़ें दिमाग में रखना। ठीक है, चलो अगली इंफॉर्मेशन ये है कि थाईलैंड की ओपल सुचाता चुवांगसरी ये जो है विश्व सुंदरी 2025 का इन्होंने ताज जीता है। थाईलैंड में आयोजन ये
जो तेलंगाना में आयोजित हुआ था, और उसी में इन्होंने विश्व सुंदरी 2025 का ताज जीता है। किसने? थाईलैंड की ओपल सुचाता चुवांगसरी हैं, इनको जो है विश्व सुंदरी 2025 का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलो। भारत के 2 सैनिक हैं जिनको मरणोपरांत यूएन का डैग डामर स्कॉल्ड पदक दिया जाता है। जो मरणोपरांत सैनिक होते हैं उनको ये दिया जाता है यूएन का डैग डैमर स्कॉल्ड पदक। तो भारत के जो 2 सैनिक हैं उनको दिया गया। कौन कौन से हैं? उनका नाम है अमिताभ झा और संजय सिंह। तो ये दिमाग में रखना। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनको भी जल्दी से एक नज़र में समझ लो आप लोग। गुड गर्ल है, ये किसकी बुक है? तो आर्या आबेर है, इनकी बुक है। द सेकेंड बुक ऑफ प्रोफेट्स, तो ये किसकी बुक है? बेंजामिन की बुक है। द लिविंग लेजेंड किसकी बुक है? रामायण टेल्स, ये किसकी बुक है? तो द लिविंग रामायण टेल्स, ये एक मिनट, ये कंफ्यूजन वाली भी चीज़ है, इसको मैं कमेंट में डाल दूंगा, तो आप एक बार इसको मतलब कि मैं इसमें कमेंट में मतलब पिन कर दूंगा कि ये किसकी बुक है। तो एक मिनट, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मैंने इसके में लेखक का नाम क्यों नहीं लिखा, ये इसमें क्या है, तो आपको डिटेल में आपको दे दूंगा वहाँ पे। फ्रॉम फायर एंड नियर, तो ये मुझे लगता है पूरी एक बुक तो नहीं है, तो वायु नायडू की ये बुक है। ठीक है, तो द लिविंग लेजेंड रामायण टेल्स फ्रॉम फायर एंड नियर, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये मैं आपको क्लियर करके उसमें जो कमेंट होगा उसमें डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से कर लेना। ठीक है, चलो। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को मनाया जाता है। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था 2025 की, उसकी थीम क्या थी? वन अर्थ वन हेल्थ। तो ये दिमाग में रखना, क्या थीम थी? वन अर्थ वन हेल्थ। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना। अगली इंफॉर्मेशन है दोस्तों हमारी कि फ्रेंच ओपन टेनिस 2025। तो फ्रेंच ओपन जो हुआ टेनिस का 2025, इसमें पुरुष एकल में विजेता कौन रहे हैं? तो विजेता रहे कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के हैं। इन्होंने किसको हराया? उप विजेता कौन रहा? यानिक सिनर है, ये इटली के रहे। ठीक है, तो इनको हराया इन्होंने। महिला एकल में विजेता कौन रहे? कोनोगाफ है, यूएसए के हैं। और उप विजेता कौन रही? आर्याना साबलेंका है, ये बेलारूस की रही हैं। तो ये दिमाग में रखना, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है और पूछा भी जाता है। युद्धाभ्यास कुछ है, उसके विषय में समझ लो कि नोमैटिक एलिफेंट किसके किसके बीच में होता है? तो भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। इस बार ये 17वां था, और ये मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, वहीं पे ये नोमैटिक एलिफेंट जो अभ्यास है भारत और मंगोलिया के बीच में, तो ये वहीं पे हुआ। शक्ति जो अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में होता है। 18वां संस्करण इसका आयोजन हुआ, और ये कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ, तो ये भी दिमाग में रखना। 26वां एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, ये कहाँ पे संपन्न हुआ? तो ये दक्षिण कोरिया में संपन्न हुआ। और पहला स्थान इसमें किसको मिला? तो पहला स्थान चीन को मिला, और चीन ने इसमें 32 पदक जीते, और भारत का स्थान दूसरा रहा, भारत ने इसमें 24 पदक जीते हैं। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, चलो। महेंद्र सिंह धोनी जो है, इनको आईसीसी का जो हॉल ऑफ फेम है उसमें शामिल कर लिया गया, और इस तरीके से आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये 11वें भारतीय हैं। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की। तो बिहार कौन सा राज्य बन गया? पहला भारत का जिसने ई वोटिंग जो है प्रणाली लागू की। और मतदान के लिए इसने 2 ऐप लॉन्च किए, एक ई वोटिंग SECBHR जिसको सीडैक द्वारा बनाया गया, और बिहार राज्य चुनाव आयोग का ऐप। 2 ऐप भी इन्होंने लॉन्च किए चुनाव करवाने के लिए। अभी तो चुनाव हो गए हैं और रिजल्ट भी सब कुछ हो चुका है, लेकिन ये हमारी पुरानी करंट अफेयर है, उनसे भी सवाल बन सकते हैं, तो हमको सब कुछ कलेक्ट करना है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हम लोग नवंबर महीने का जो करंट अफेयर होगा उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो। अगली इन्फॉर्मेशन है कि विश्व पर्यावरण दिवस, इसकी थीम क्या थी? तो आप बताएंगे 21 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को, 21 जून कह रहा है, 5 जून को मनाया जाता है। तो इसी की जो थीम थी दोस्तों वो थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, या ऐसी भी थीम आ जाए कि पुटिंग एंड एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये दोनों भी सही है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना। कोरिया की मेजबानी में हुआ पहली बार जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1973 में मनाया गया था। पीएम द्वारा इस दिन क्या किया गया कि एक पेड़ माँ के नाम 2.0 जो अभियान है उसकी शुरुआत की गई हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, और इसका लक्ष्य है 5 जून से 30 सितंबर के बीच में 10 करोड़ पौधे लगाना। तो ठीक है, तो ये भी दिमाग में रखना आप लोग। अब देखो अगली इन्फॉर्मेशन क्या है। अगली इन्फॉर्मेशन है कि वैश्विक सूखा परिदृश्य रिपोर्ट 2025 ये जारी की जाती है OECD द्वारा, और इसके हिसाब से ये कहा गया कि जो ग्रह है हमारा पृथ्वी, इसका 40% हिस्सा जो है तीव्र सूखे का सामना कर रहा है। कौन? हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, ये 40, इसका जो 40% हिस्सा है तीव्र सूखे का सामना कर रहा है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना। भारत की तेंदुआ राजधानी किसको बोला जाता है? तो आप बताएंगे कि बेंगलुरु जो कर्नाटक है उसको भारत की तेंदुआ राजधानी बोला जाता है।
हाल ही में जो इंटरनेशनल बिग कैट अलियांस है, आईबीसीए है, इसका जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया और ये बैठक कहाँ पे हुई है? तो आप बताएंगे 16 जून 2025 को इसकी बैठक न्यू दिल्ली में हुई है और इसका अध्यक्ष जिसको बनाया गया भूपेंद्र यादव जी को बनाया गया है। और ये जो आईबीसी है ये गठित हुआ था 7 मार्च 2024 को भारत में। और जो 7 बिग कैट्स होती हैं, जो 7 बड़े मतलब कि कैट्स होती हैं, बिल्ली होती हैं, जिसमें बाघ आता है, शेर आता है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर व प्यूमा, इनके संरक्षण के लिए इनके साथ इनमें जहाँ जहाँ ये पाए जाते हैं उन देशों को एक साथ कनेक्ट करना और इनके संरक्षण के लिए प्रयास करना। और इसको जो लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा ही लॉन्च किया गया था 2024 में। और अभी जो इसका जो आयोजन हुआ वो नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अगली इन्फॉर्मेशन है ये कि डार्डनल्स जल डमरू मध्य। अब देखो ये डार्डनल्स जल संधि जो है जल डमरू मध्य, अब ये चर्चा में रही है। तो चर्चा क्या है वो हटाओ, इसलिए क्योंकि वो नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो सवाल बनेगा दोस्तों कि डार्डनल्स जो जल डमरू मध्य किन 2 जल निकायों को आपस में जोड़ता है? तो आप बताएंगे सी ऑफ मरमरा को और एजियन सागर को जोड़ता है। किसको? सी ऑफ मरमरा को और एजियन सागर को। एक बुक है डी वाई चंद्रचूड़, हमारे जो सीजीआई रहे हैं उनकी बुक है, उनका उसका नाम है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। तो ये किसकी बुक है? जो डी.वाई चंद्रचूड़ है उनकी बुक है। सुदर्शन चक्र मिशन क्या है जिसे पीएम ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर घोषित किया? तो ये है कि स्वदेशी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण करना, जिसमें S-400 वगैरह है। तो इसी को सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है। ये पीएम द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया, ठीक, वहीं से घोषणा की गई। डूरंड कप किससे संबंधित है और इसको किसने जीता? तो आप बताएंगे डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है और इस बार का जो चैंपियन हुआ वो हुआ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ये भारत में होता है। और इसने डायमंड हार्बर जो क्लब है जो भारत का ही है, दोनों भारत के हैं, तो इसने डायमंड हार्बर क्लब जो कलकत्ता की तरफ का है उसने उसको हराया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। तो इस बार ये भी जीता रहा, तो ये दिमाग में रखना। अगली इन्फॉर्मेशन है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो आप बताएंगे मनिका विश्वकर्मा है, इन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता। ठीक है। अगली इन्फॉर्मेशन है कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 ये क्या है? तो आप बताएंगे इसमें ये कहा गया, बहुत ही खतरनाक विधेयक है दोस्तों, कि इसमें ये कहा गया कि आर्टिकल जो 75 है ना उसको ये संशोधित करेगा। और आर्टिकल 75 में क्या है? तो पीएम जो होते हैं उनकी जो काउंसिल होती है उसके विषय में पूरा का पूरा प्रावधान है आर्टिकल 75 में। और इस नए बिल के तहत पता है क्या कहा गया है कि अगर चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे यूनियन का कोई मिनिस्टर हो, चाहे स्टेट का कोई मिनिस्टर हो, अगर इनको 5 साल या उससे ज़्यादा का ऑफेंस में, अगर 5 साल या उससे ज़्यादा का ऑफेंस है और उसमें अगर 30 दिन तक अरेस्ट या कस्टडी में लिया जाता है तो इनको 31वें दिन अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, और नहीं त्यागपत्र देते हैं तो इनको हटा दिया जाएगा। इस तरीके का प्रावधान ये जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक वो करता है और ये आर्टिकल 75 को संशोधित करता है। तो ये दिमाग में रखना, ठीक है। चलो अगली इन्फॉर्मेशन है कि वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग WCR 2025 जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की जाती है? तो IMD द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा ये जारी की जाती है। और इसके हिसाब से पहला स्थान जो कम्पिटिटिवनेस में रहा, प्रतिस्पर्धा में रहा, वो किसका रहा? इकोनॉमिक प्रतिस्पर्धा में, तो वो स्विट्जरलैंड का। और भारत का रहा इसमें 41 स्थान। 69 जो कंट्री है उनकी रैंकिंग निकाली गई, तो भारत का स्थान 41 रहा। और 2024 में भारत का जो रैंक रही वो 39 रही। तो ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन दिमाग पे रखना। लिपू लेख दर्रा कहाँ पे है? तो इंडिया और चाइना को, ये जो तिब्बत का भाग है चाइना का, चाइना ही कब्जे की है, तो चाहे तिब्बत बोलो चाहे चाइना बोलो एक ही बात है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। और ये है कहाँ पे? ये उत्तराखंड में है। तो ये दिमाग में रखना, ये न्यूज में था। दुब्रा पाइपलाइन, दुजबा पाइपलाइन किस देश में है? तो रशिया में है। यूक्रेन ने अटैक किया था इस पे, तो ये पाइपलाइन बहुत बड़ी पाइपलाइन है ये, तो इसकी वजह से चर्चा में आई थी। तो द्रुजबा ये पाइपलाइन कहाँ पे? तो आप बताएंगे रशिया में है। इंटरनेशनल बिग कैट अलियांस के में आधिकारिक तौर पर कौन सा देश शामिल हो गया है? तो आप बताएंगे अभी जस्ट इसमें नेपाल शामिल हुआ है। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन है। 29 अगस्त को जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वो किसकी याद में मनाया जाता है? तो आप बताएंगे मेजर जो ध्यानचंद है उनकी याद में, जो हॉकी के प्लेयर थे बहुत बड़े, उनकी याद में मेजर जो ध्यानचंद थे उनकी याद में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और पहली बार 2012 में मनाया गया था। दोरजी लंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है और किसके बीच में? तो भारत और भूटान के बीच में एक हाइड्रो
पावर प्रोजेक्ट है कौन, दोरजी-लंग जल विद्युत परियोजना। इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना दे रहा बस रटते चले जाओ। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेल की मेजबानी कौन करेगा, तो माल्टा देश है 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा, दिमाग में ये रखना। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसको बनाया गया है, तो खालिद जमील है, इनको भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है। क्रासे निनी को ज्वालामुखी, ये कहाँ पे, इसमें बहुत सालों बाद 600 सालों बाद शायद विस्फोट हुआ इसमें, और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ चर्चा में आया। तो ये ज्वालामुखी है कहाँ पे, तो आप बताएंगे ये ज्वालामुखी जो है रशिया में है। कहाँ पे है, रशिया में है। ठीक है, चलो। महानदी जल विवाद किस किस स्टेट के बीच में, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में महानदी जल विवाद है। जापान पर जो इसकी बरसी मनाई गई अगस्त में, तो जापान पर यूएसए द्वारा जो बम गिराए गए थे वो 6 अगस्त को हिरोशिमा में गिराया गया था न्यूक्लियर बम, और 9 अगस्त को नागासाकी में गिराया गया था। जो 6 अगस्त को हिरोशिमा में गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त को नागासाकी में गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन। तो क्या नाम था, फैटमैन। ठीक है, चलो। अगली इंफॉर्मेशन है कि उपराष्ट्रपति चुनाव का जो आर्टिकल है वो कौन सा है, तो किस आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 66 के तहत होता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और सन 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी कि हर साल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे। ठीक है, चलो। यूएनडीपी द्वारा 2025 का इक्वेटर प्राइज जो है, प्राइज भारत में किस संस्थान को दिया गया, बहुत सारे संस्थानों को दिया गया, उसमें भारत की किस संस्थान को मिला इक्वेटर प्राइज यूएनडीपी द्वारा, तो बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसको जो है यूएनडीपी का इक्वेटर प्राइज पुरस्कार मिला, किसको, बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को। भारत ने 2030 तक कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में नामित किया है, कि भारत में होगा 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा, 2026 में जो ग्लासगो में होगा, इससे पहले जो है 2022 में हुआ था, वो कहाँ, वो हर 4 साल में होता है, तो वो कहाँ, इंग्लैंड में हुआ था। तो ये 2026 में ग्लासगो में होगा, और 2030 में भारत में होगा, और भारत के किस शहर में होगा, तो संभावना है कि अहमदाबाद में होगा। अहमदाबाद को मेजबान शहर घोषित किया गया था, और इसकी शुरुआत जो हुई थी कॉमनवेल्थ की, ऐसा लगेगा ब्रिटेन से हुई थी, नहीं, 1930 से जो शुरू हुई थी कनाडा के हेमंटल शहर से, तो ये दिमाग में रखना। ठीक है, चलो। एरियन चक्रवात जो आया वो कहाँ आया, तो आप बताएंगे अटलांटिक ओशियन में ये एरियन चक्रवाती तूफान आया। ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, और 2024 में पहली बार मनाया गया। चंद्रयान 3 जब हमारे मून पर सफल लैंडिंग हुई थी, उसी की याद में ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 2025 में जब ये मनाया गया, तो इस बार की थीम क्या थी दोस्तों, इस बार की थीम थी आर्यभट्ट टू गगनयान। क्या थीम थी, आर्यभट्ट टू गगनयान। ठीक है। देखो, अगली इंफॉर्मेशन है कि संसद में पारित ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत किन खेलों को प्रतिबंधित किया गया है, तो आप बताएंगे हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेम्स, इनको जो है प्रतिबंधित किया गया है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत। 1200 मेगावाट की कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ स्थित है, तो कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अलग टिपरा लैंड की मांग किस राज्य में की जा रही है, तो जो त्रिपुरा राज्य है वहीं पे अलग टिपरा लैंड की मांग की जा रही है, टिपरा लैंड की मांग की जा रही है। ठीक है। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को फिटनेस जो मापा जाता है उसके लिए योयो टेस्ट तो होता है, लेकिन अब किस नए टेस्ट की शुरुआत की है जो फिटनेस टेस्ट मापेगा, तो उसका नाम है ब्रैंको टेस्ट। क्या नाम है, ब्रैंको टेस्ट। ठीक है, दिमाग में रखना। मिस ओशियन वर्ल्ड 2025 का खिताब एवलिन नीम मोहम्मद सालेह ने जीता। ये जो है ये किस देश से संबंधित है, एवलिन नीम जो मोहम्मद सालेह है ये किस देश से संबंधित है, तो मिस ओशियन वर्ल्ड का खिताब जीता है, ये साउथ सूडान की हैं, तो ये दिमाग में रखना। इसरो ने घोषणा की है कि वो 2035 तक अपने सबसे भारी रॉकेट को लॉन्च करेगा। उस रॉकेट का नाम क्या है, तो आप बताएंगे उस रॉकेट का नाम है LMLV, लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल। क्या नाम है, लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल। और मानव चंद्रयान मिशन या चंद्रयान जो मिशन, गगनयान मिशन, ये सब जो होंगे ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 80 टन का पेलोड की इसकी क्षमता है। अब समझो इतनी बड़ी क्षमता वाले जो है रॉकेट बनाए जाएंगे, और जो स्पेस एक्स के हैं तो उनके तो बहुत ज़्यादा क्षमता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना।
कियाउला ज्वालामुखी ये कहाँ पे है? तो हवाई आइलैंड में है कियाउला ज्वालामुखी, इसमें विस्फोट हुआ है, इसलिए चर्चा का विषय बना। एक्सरसाइज मैत्री जो है किस देशों के बीच में होती है? तो आप बताएंगे एक्सरसाइज जो मैत्री है दोस्तों, ये भारत और थाईलैंड के बीच में होती है और इस बार इसका 14वां संस्करण मनाया गया और मेघालय में इस बार ये एक्सरसाइज मैत्री हुई। शिपकिला दर्रा जो है, भारत और चीन ने इस दर्रे से पूरा व्यापार शुरू कर दिया है। तो आपसे सवाल बनेगा कि ये शिपकिला दर्रा है कहाँ पे? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है ये शिपकिला दर्रा और भारत और चीन के बीच में व्यापार को लेके पुनः सहमति बन गई है कि इस दर्रे के माध्यम से व्यापार अब दोबारा होगा। ठीक है, तो दोस्तों 30-35 मिनट की 30-32 मिनट के वीडियो में हम लोगों ने जो है अगस्त महीने की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होती है, इंपॉर्टेंट में ये मत सोचना कि कुछ भी छोड़ दिया जाता है। जो आपके एग्जाम के काम की है वो कहीं भी देख लेना यूट्यूब पे, जिसने इस तरीके से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके दी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग का काम क्या है, आप लोग क्या करिए कि जो नए व्यूअर हैं, जो पुराने हैं उनको तो पता ही है, जो नए लोग हैं वो 9667305679 इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ फ्री ही है, पैसे नहीं लिया जाता इस चीज़ का। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और वहीं पे सारी पीडीएफ होती हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। सारी पीडीएफ आप सामने रख के सुन लेंगे, आपको ये करंट अफेयर एक बार में याद होने वाली है। और फिर क्या काम करना है, इसको पढ़ने के बाद बार बार जब कोई खाली टाइम हो तो कान में लीड लगा के आप सुनते रहें, और जब आप सुबह सुबह उठें तो लीड लगा के सुनने की ज़रूरत नहीं है। तब आप ये पीडीएफ मोबाइल में लेके या कहीं भी लेके लेटे लेटे ही कम से कम आधे घंटे 1 घंटे में पूरा का पूरा पीडीएफ स्क्रॉल करते हुए लगातार रिवीजन कर डालिए। मेरी सलाह मान लो। इतना कह रहा कि आपको एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। आप लोग ये सब करते जाओ। जैसे बिहार के जो लोग हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट बता रहा कि बिहार का जो करंट अफेयर मैंने पढ़ाया उसको पूरी तरीके से पढ़ते रहो, लगातार उसका रिवीजन करते रहो। खाली टाइम में अगर जो है उसको कान में लीड लगा के सुनते रहो और सुबह सुबह उठो तो एक बार पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कि हर महीने का पूरा बार बार पढ़ते जाओ। अब ये कर लो, और ये नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है इनको पढ़ते जाओ, सब लोगों के लिए बता रहा। और सुबह उठ के एक बार रिवीजन करते रहो, खाली समय में लीड लगा के सुनते रहो, बार बार दिमाग में आपके जाते रहेगा तो लास्ट टाइम में बोझ नहीं आएगा। और फिर लास्ट मोमेंट पर जब आपका एग्जाम हो तो 15-20 दिन पहले कोई भी मैगजीन एक ले लो जिसमें समग्रता से दिया हो। वो मैगजीन मेरे हिसाब से घटना चक्र, घटनासार, ये सब मैगजीन बहुत अच्छी होती हैं, तो उनको ले लो और उनको सामने रख के पढ़ते रहो। और ये जो करंट अफेयर है इनको लगातार रिवाइज करते रहो। तब मैं कह रहा कि एक भी सवाल आपका 100% सवाल आपके जो मतलब कि करंट अफेयर के वो पूरी तरीके से कवर होने वाले हैं। तब लास्ट टाइम में आपको ये रियलाइजेशन होगा। अभी मेरी बात मत मानो, मुझे क्या करना है, मेरे जो फर्ज है मैं आपको बता रहा। आप सब लोग ये जो क्लासेस हैं हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, अब आपको कैसी लगती हैं ये वीडियो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताओ, लाइक कर दो। और अगर आपको ये अच्छी लगती हैं, अगर आपको अच्छी लगती है, कह तो रहा अगर आपको ये अच्छी लगती हैं तो जो आपके दोस्त हैं, जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनके बीच में भी शेयर करो ताकि मेरा चैनल भी ग्रो करे और इस तरीके का वीडियो बनाने का मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा आए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम अगस्त हो गया, अब सितंबर महीने की करंट अफेयर करेंगे, फिर अक्टूबर की, नवंबर की, फिर सारी करंट अफेयर क्रम से करते जाएंगे और आपके एग्जाम में जो आने वाले सवाल है वो एक भी नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बात है। और आप ये लोग सब लोग मैसेज करके पीडीएफ ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।